हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 11th मैथ। आज हम चैप्टर 1 की बात करेंगे जो है सेट, और ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है क्योंकि क्लास 9th-10th में ये नहीं था, तो इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि सेट होता क्या है, तो डेफिनेशन समझते हैं कि सेट क्या है। ओके, तो सेट जो है कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। अब किस तरीके के ऑब्जेक्ट इसमें आ सकते हैं, तो इसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, कंट्रीज़ ले सकते हो आप, रिवर्स ले सकते हो, ओशियन ले सकते हो, पीपल्स, कार्स। आप अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लो, वो भी एक सेट हो जाएगा। आपके स्कूल का एक ग्रुप हो गया, वो भी सेट हो जाएगा, है ना। आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं वो भी सेट हो जाएंगे। तो जहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो सेट हो जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन चाहिए वो। अभी वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, कैसे हम पता करें कि कोई चीज़ वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो किसी भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइन होने के लिए एक ही कंडीशन की ज़रूरत होती है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी सेट, कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम वेल डिफाइंड कहेंगे अगर वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। डैट मीन्स कि अगर कोई चीज़ मेरे लिए जो है, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे लिए जो आ रहा है सेम आपके लिए आए, तो वो वेल डिफाइंड है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए पर्टिकुलर चीज़ का कलेक्शन अलग है, आपके लिए अलग है, तो फिर वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर गया कि मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग, तो फिर वो सेट नहीं कहलाएगा, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाएगा। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, जैसे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑड नंबर लेस देन 10। ओके, ऑड नंबर लेस देन 10। अब आप एक चीज़ बताइए, जो ऑड नंबर लेस देन 10 है इसको लिखते हैं हम ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7 एंड 9, यही हो जाएंगे। अब ये ऑड नंबर का जो सेट बनाया है हमने, जो लेस देन 10 है ऑड नेचुरल नंबर, तो ये मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, हर किसी के लिए यही रिजल्ट आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मेरे लिए जो लेस देन 10 ऑड नेचुरल नंबर हैं वो अलग हैं, आपके लिए लेस देन 10 जो ऑड नेचुरल नंबर हैं वो अलग हैं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ये वेल डिफाइंड होगा और ये सेट कहलाएगा। ओके, पर्सन टू पर्सन वेरी ये नहीं कर रहा है, इसीलिए ये वेल डिफाइंड है और सेट है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में पूछा है कि इंडिया की जितनी रिवर्स हैं उनका हमें सेट बनाना है, तो ये भी वेल डिफाइंड होगा। कैसे होगा, क्योंकि इंडिया में जितनी भी रिवर हैं, जितनी भी इंडिया में रिवर हैं उनके नाम हमें लिखना है, और वो नाम तो सबके लिए सेम होंगे। इंडिया में अगर 100 रिवर हैं तो 100 मेरे लिए भी हैं, आपके लिए भी हैं। ऐसा थोड़ी है कि मेरे लिए 80 रिवर हैं, आपके लिए 100 रिवर हैं। रिवर तो रिवर है, सबके लिए बराबर है ना। तो इसीलिए ये भी सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, सबके लिए एक ही वैल्यूज़ आएंगी, सबके लिए एक जैसे नाम ही आएंगे रिवर के। ओके, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अगर ये सेम क्वेश्चन अगर इसमें चेंज कर दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि 5 फेमस रिवर लिखो इंडिया की, फेमस रिवर की अगर हम इसमें बात कर लें तो ये चीज़ वेल डिफाइंड नहीं होगी। कैसे, क्योंकि फेमस रिवर की बात कर रहे हैं। अब फेमस जो वर्ड है ये किस कसौटी पे खरा उतरेगा भाई। फेमस आपके लिए
कोई दूसरी चीज़ फेमस हो सकती है, मेरे लिए कोई दूसरी चीज़ फेमस हो सकती है। आपके लिए रिवर गंगा बहुत फेमस हो, मेरे लिए ब्रह्मपुत्र बहुत फेमस होगी। आपके लिए गोदावरी फेमस हो, मेरे लिए कावेरी फेमस होगी। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि फेमस कोई भी चीज़ पर्सन अपने बिहाफ पे डिसाइड करता है, उसके अपनी क्राइटेरिया होते हैं किसी चीज़ को फेमस बताने के। तो आपके अपने क्राइटेरिया हैं किसी भी रिवर को फेमस बताने के, मेरे अपने क्राइटेरिया हैं किसी भी रिवर को फेमस बताने के। इसीलिए आपके लिए जो फेमस रिवर हैं वो अलग होंगी, मेरे लिए जो फेमस रिवर हैं वो अलग हो जाएंगी। और इसीलिए अगर फेमस रिवर की बात करें तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, इसीलिए हम इसको सेट भी नहीं बोलेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये क्या है? वॉवल्स सब जानते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये हमारे वॉवल्स हो गए, यू। ठीक है, तो ये हमारे वॉवल्स हो गए। अब ये वॉवल्स मेरे लिए और आपके लिए और सबके लिए सेम होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वॉवल्स तो वॉवल्स हैं और यही 5 आएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये भी वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि सबके लिए सेम है। ओके, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। ओके, अभी बात कर लेते हैं वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। तो जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं वो भी सबके लिए सेम होंगे। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मेरे लिए जो राइट एंगल है वो आपके लिए भी राइट एंगल ही होगा। तो जितने टाइप के पॉसिबल ट्राइंगल हैं वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी सेम ही होंगे। इसीलिए ये वाला जो सेट है ये भी वेल डिफाइंड हो जाएगा। ओके, अब चूंकि ये वेल डिफाइंड हो गया है तो ये सेट कहलाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और एग्जाम्पल्स हैं 10 फेमस क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगेन ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बात यहाँ पे फेमस की आ गई है। अब फेमस की जो कसौटी है वो हर किसी की अलग है। आपके लिए हो सकता है विराट कोहली बहुत फेमस हो, मेरे लिए धोनी ज़्यादा फेमस है। तो इसी तरीके से ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेंगे, है ना। अब कोई मान लो इंडिया का है तो इंडिया के क्रिकेटर्स को सपोर्ट करेगा, उसके लिए फेमस इंडिया के क्रिकेटर्स होंगे। कोई अदर कंट्री का है तो वो अदर कंट्री मतलब अपनी कंट्री के क्रिकेटर्स को फेमस बताएगा। तो पर्सन टू पर्सन ये भी वेरी कर रहा है। आपके लिए अलग होंगे 10 फेमस क्रिकेटर्स, मेरे लिए 10 फेमस क्रिकेटर्स अलग होंगे। जैसे कि आईपीएल होता है तो आईपीएल में आप हो सकता है चेन्नई को सपोर्ट करते हो, मैं हो सकता है राजस्थान को सपोर्ट करूँ। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। तो जब ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और इसीलिए ये सेट भी नहीं है। सेट होने के लिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आया है रिनाउंड और मोस्ट रिनाउंड। अब ये चीज़ भी किसी कसौटी पे खरी नहीं उतरेगी। रिनाउंड मैथमेटिशियन आपके लिए अलग हो सकते हैं और मेरे लिए अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये भी जो है सेट नहीं होगा। ओके, अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से हम सेट को लिखेंगे। अभी तक तो हमने ये समझा कि जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है वो सेट होगा या नहीं। अगर उसको सेट होना है तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। डैट मीन्स कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर पर्सन टू पर्सन वो वेरी कर रहा है तो वो सेट नहीं होगा। अब ये तो हमने पता कर लिया कि क्या मतलब जो जो कलेक्शन है हमारे पास ऑब्जेक्ट का, उनमें से क्या सेट होगा और क्या सेट नहीं होगा। अब हम ये समझते हैं कि जो सेट होंगे उनको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए अभी हमने जैसे बॉबल्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए, ई, आई,
ठीक है। तो ये बॉबल्स का एक एग्जाम्पल लिया हमने। अब इसमें क्या होता है, इसको हम वी से डिनोट कर देते हैं, बॉबल से तो वी से कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 से 3 बातें समझ लेनी चाहिए कि जो ये अंदर लिखे हुए हैं ये सारे एलिमेंट कहलाते हैं। इनको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इनको हम मेंबर भी कह सकते हैं, तीनों एक ही बात है। लेकिन ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है एलिमेंट्स। हम इस पूरे सेट्स में एदर मेंबर एदर एलिमेंट, बट एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए हम इसको एलिमेंट कहेंगे, लेकिन मेंबर और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो सेट का हमने नाम दिया है, जैसे सेट डिनोट बाई कैपिटल लेटर, इसको हमने नाम दिया है वी, तो वी को हम कैपिटल लेटर में दिखाएंगे। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आपकी क्लास के स्टूडेंट का सेट, तो आप उसको नाम सी दे सकते हैं। आपकी मैथ की क्लास के स्टूडेंट का सेट, तो आप उसको नाम एम दे सकते हैं। आप नाम कुछ भी दीजिए, लेकिन जो भी देंगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तीसरी बात, जो एलिमेंट्स हैं इनको हमेशा स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमेशा स्मॉल लेटर में रहेंगे। ओके, तो इनको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, यही बातें इसमें जानने लायक हैं। तो सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे v इज इक्वल्स टू, और इसको क्लोज करेंगे हमेशा करली ब्रैकेट में। ठीक है, ऐसे इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो लिख देंगे और एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एलिमेंट्स जो हैं स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे और उनको कॉमा से सेपरेटेड किया जाएगा। ओके ओके, अभी यहाँ पे ये 2 बातें मैंने लिखी हैं, इनको समझ लेते हैं, ये ज़रूरी है। ये जो साइन होता है ये एप्सिलॉन का साइन होता है। एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा है ए बिलोंग्स टू ए। अब देखो, मैंने अभी बताया कि जो ये कैपिटल ए है इसका मतलब होता है सेट, सेट को डिनोट किया है, यानी कि कोई सेट ए है, और ए का मतलब हो गया कि कोई एलिमेंट ए है। तो यहाँ पे इस सिंबल का मतलब है, ये कहना ये चाह रहे हैं कि कोई एलिमेंट ए है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यानी कि कोई सेट ए होगा, हम एग्जाम्पल के लिए ऐसे मान लेते हैं ए सी डी, मान लो ये एक सेट है। ठीक है, तो एक एलिमेंट ए है जो इससे बिलोंग कर रहा है, हमें दिख रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हमने कहा है कि जो वी है वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए से, यानी कि एलिमेंट वी डज नॉट बिलोंग टू ए। इससे इसीलिए मैंने एग्जाम्पल ऐसा लिया कि बी इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। ये फॉर अंडरस्टैंडिंग है, आगे इसका यूज़ होगा तब हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू, कि कोई एलिमेंट पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये एलिमेंट के लिए ही यूज़ होता है। ओके, एलिमेंट का ये बताना कि कोई एलिमेंट पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हम एप्सिलॉन का यूज करते हैं। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मतलब एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ के, इंडिकेशन के। ये आपको थ्रू आउट इस चैप्टर में यूज़ होंगे और इवन थ्रू आउट द बुक यूज़ होंगे, इसलिए इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। इंडिकेशन का सिंबल समझना है, क्योंकि ये आगे जब यूज़ होंगे तो आपको पता होना चाहिए। एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। जेड का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ये कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन केवल ऐसे होल नंबर आएंगे, -4 -1 -2 ऐसे, है ना, तो ये नंबर आएंगे। इसके बाद होता है ऑल रेशनल नंबर, इसको हम क्यू से दिखाते हैं। आर जो है रियल नंबर होता है, और ये सब आप चीज़ें जानते ही होंगे क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा। और अगर नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी जानते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, जब इनका यूज़ होगा तब आपको बता दी जाएंगी कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो ये 4 होते हैं कि कई बार वो क्या कर देंगे कि आपको दे दिया है कि एक सेट है एन,
ठीक है। तो अब n दे दिया तो n का आपको पता होना चाहिए कि n में क्या आते हैं, या कोई सेट है q तो आपको पता होना चाहिए q में क्या आता है। ओके, तो n से नेचुरल नंबर, z से इंटीजर, ओके, q से रैशनल नंबर, r से रियल नंबर, z प्लस से पॉजिटिव इंटीजर, q प्लस से पॉजिटिव रैशनल नंबर, r प्लस से पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। इंडिकेशन जस्ट कि z क्या है, q क्या है, n क्या है और r क्या है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि सेट को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, पहला फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब चूंकि अभी हमने सेट को लिखना सीखा कि सेट को हम कैसे लिखते हैं, अब किस किस तरीके से लिख सकते हैं इसकी बात हो रही है। तो दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, पहला होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। हम दोनों फॉर्म को समझेंगे, विथ एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत ईजी हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में इन्होंने क्या कहा है कि जब हम सेट को लिख रहे हैं तो कुछ कंडीशंस हैं, वो समझ लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी ऐड करूँगा जो यहाँ पे लिख नहीं पाया, बता दूँगा आपको। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा कि जो रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो सेपरेटेड बाई कॉमास, यानी कि जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉमा से सेपरेट किए जाएंगे। ये चीज़ मैंने अभी पहले ही आपको बता दी है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे दे आर सेपरेटेड बाई द कॉमास, विद इन ब्रैकेट्स लिखे जाएंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कर्ली ब्रैकेट यूज़ होगा इनको लिखने के लिए। ठीक है, ओके। अब तीसरी जो बात है वो है कि इममटेरियल एलिमेंट जो होते हैं उनकी लिस्ट इममटेरियल होती है, यानी कि जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करता। कौन से सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये देखो, अभी हमने देखा कि A, E, I, O और U ये हमारा सेट है। अगर हम इस सेट को ऐसे बोल दें E, I, A, U एंड O, ठीक है, ये हमारा भी सेट हमने लिख दिया। चीज़ें वही हैं, एलिमेंट्स वही हैं सारे, बट मैंने थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर दिया। तो क्या इससे सेट पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इससे सेट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी कि सीक्वेंस आप कुछ भी कर दो, कोई एलिमेंट पहले कर दो कोई एलिमेंट बाद में कर दो, उससे सेट पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि एलिमेंट की जो लिस्ट होती है वो इममटेरियल है, सीक्वेंस मैटर ही नहीं करता है। आपका सीक्वेंस कुछ भी हो, चाहे आप 1 2 3 लिखो, चाहे 3 2 1 लिखो, चाहे 2 1 3 लिखो, बात बराबर ही है, एलिमेंट सेम है, दैट्स इट। ओके, तो ये पहली चीज़ जो हमने समझी जो ज़रूरी थी कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, ठीक है, सेट में। अब बात करते हैं जो दूसरी चीज़ जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, वो है कि रिपीटेशन। सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। किस तरीके का रिपीटेशन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट है 1, उसको हमने लिखा है 1 2 1 3 और 2, ठीक है, ये हमने लिखा है। 2 लिखा है, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे हमने 2 को डबल लिखा है, 1 को डबल लिखा है, तो ये चीज़ सेट में अलाउ नहीं होती है। कोई भी एलिमेंट, अगर कई बार ऐसे सेट आएंगे जहाँ पे आपको एलिमेंट बनाना पड़ेंगे, वहाँ पे एलिमेंट रिपीट भी होंगे। अगर रिपीट भी हो रहे हैं तो भी आपको केवल एक ही बार उनको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे सेट, जो ये सेट का सही फॉर्मेट होगा वो हो जाएगा 1 2 एंड 3, ये पूरा हमारा सेट है, ना कि ये। तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है इस एलिमेंट का, ये अलाउ नहीं होता है, इसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं होता है। सही सेट ये है, ये वाला नहीं। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चार बातें समझी कि
समझें कि कॉमा से सेपरेट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखेंगे। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप कैसा भी लिख दीजिए। और चौथी बात जो है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, आपको एलिमेंट को रिपीटेड नहीं लिखना है। कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो वो एक ही बार आएगा। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल। इन्होंने बोला है पहला एग्जाम्पल कि सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, कि सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखो जो 7 से कम हैं। ओके, लिख देंगे। तो आप क्या पॉजिटिव इंटीजर लिख रहे हो, आप चाहो तो जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हो या सेट का नाम ए दे दो, कुछ भी मैटर नहीं करता वो चीज़ें। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखना है तो 2, 4, ठीक है, एंड 6 यही हो जाएगा, क्योंकि 7 से लेस लिखना है। अगला नंबर 8 होगा और 8 तो इसमें आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 7 से बड़ा है। तो हमारे पास केवल 2, 4, 6 ही आएगा और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्त हमने इसकी सारी कंडीशन फॉलो कर ली हैं, ब्रैकेट के अंदर क्लोज भी कर दिया है, एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट भी कर दिया है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में आंसर हो गया 2, 4, 6 का। ओके, अभी चलते हैं आगे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। उन सारे नेचुरल नंबर का सेट लिखना है जो 42 को डिवाइड करते हैं। तो ओके, लिखेंगे। अब इसको आप नाम बी दे दो, कुछ भी नाम दे दो, नाम तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी दे सकते हो। बी दे दिया हमने, ठीक है। वी अब इक्वल हो जाएगा। देखो 42 को कौन डिवाइड करेगा, 1 से 42 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 42 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 42 डिवाइड हो जाएगा। ओके, 4 से डिवाइड होगा क्या? 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर किससे होगा? 6 से डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद 14 से भी डिवाइड होगा। 43 जा 42, 14 3 जा 42, ठीक है। फिर 21 से भी डिवाइड होगा और बाद में 42 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट बन गया। ओके, ये सारे नेचुरल नंबर हैं और ये सारे नंबर ही 42 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सेट आ गया। नेक्स्ट हमारा जो सेट है वो पूछा है ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसको हम सी से दिखा देते हैं, वी से दिखा सकते हो, सी से दिखा दो, कुछ भी कर दो। चूँकि हम एग्जाम्पल का जो नाम है उसी से दिखा रहे हैं, तो आप सीक्वेंस कुछ भी ले सकते हो, इट डजेंट मैटर। सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये क्या है? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। सारे ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं अब हमको, तो इसको हम डी से दिखा देंगे और चाहो तो आप इसको एन से भी दिखा सकते हो, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर है तो एन से इंडिकेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑड नेचुरल नंबर है तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन चलता जाएगा आप, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि वर्ड दिया है मैं एक स्कूल। अब इस स्कूल वर्ड से जो भी सेट बनेगा इसके लेटर्स से हमें वो यहाँ पे लिखना है। ओके, बात करते हैं उसकी। तो इसको हम ई से दिखा देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे हम बनाएंगे उनके लेटर्स से, ठीक है। तो ये पहला लेटर हो जाएगा एस, दूसरा हो जाएगा सी, तीसरा हो जाएगा एच, उसके बाद लिखेंगे ओ, उसके बाद फिर से लिखेंगे ओ। नहीं, फिर से ओ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। अगर कोई एलिमेंट 2 बार भी आ रहा है तब भी हम उसको केवल एक ही बार लिखेंगे। तो ओ केवल एक बार आएगा, उसके बाद एल आ जाएगा। तो ये आपका सेट हो गया स्कूल का।
SCHOL। ओके ओके। अब हम दूसरा फॉर्म डिस्कस करते हैं, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है उसको समझते हैं। अभी तक हमने रोस्टर फॉर्म समझा। रोस्टर फॉर्म में सिंपल था, देखा हमने कि कॉमा से सेपरेट करना है, सारे एलिमेंट लिख देना है, ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है जिसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो एलिमेंट्स हैं सेट के, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है उनकी। ठीक है, अब सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि वॉवल्स हैं तो वो वॉवल्स ही रहेंगे, नेचुरल नंबर है तो वो नेचुरल नंबर है। तो जो प्रॉपर्टी है उनकी, उसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, अभी एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो एलिमेंट होता है उसको हम जनरली सिंबल एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप चाहो तो किसी भी एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी एलिमेंट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद सेमीकोलन यूज़ करते हैं और उसके बाद इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी मेंशन कर देते हैं। इतना ही होता है इसमें। अब एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, ठीक है, AEOIOU। अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने बी से दिखाया कि बी से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ये हमारा सेट है। ओके, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन तो वैसे ही होगा कैपिटल से, क्योंकि सेट कोई भी हो, चाहे सेट बिल्डर हो या फिर रोस्टर हो, रिप्रेजेंट तो कैपिटल लेटर से ही करेंगे। ओके, और ब्रैकेट से क्लोज भी करेंगे तो ये चीज़ भी सेम ही है। अब क्या करते हैं, हमने इसको एलिमेंट एक्स दिखा दिया, आप चाहो तो वाई दिखा सकते हो, आप चाहो तो जेड भी दिखा सकते हो, मर्जी आपकी है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाया, यानी कि एक्स के बाद सेमी कॉलन लगता है, जो मैंने अभी बात की थी कि सेमी कॉलन लगता है, उसके बाद एक्स की जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि एक्स जो है वॉवल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो हम लिख देंगे कि एक्स सेमीकोलन एक्स इज दी वॉवल इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दैट्स इट। उसको हम करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया कि प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला, ऊपर जो बात कर रहे थे कि इसको जो एलिमेंट है उसको उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बस यहाँ पे हमें डिटेल में AEIOU लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे एक्स सेमीकोलन एक्स क्या है, एक्स जो है वॉवल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, बस इतना ही लिखना है हमें। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इजी है तो कि हमें ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। ओके, चलो समझते हैं और सारे एग्जाम्पल। तो एग्ज़ाम्पल है कि हमारे पास नंबर दे रखा है 4 5 6 7 8 9 आर द एलिमेंट ऑफ अ सेट, और अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो ये एलिमेंट को कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएं, तो हम इसको ए से लिख देते हैं। ओके, ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स लिख देंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे। अब एक्स की हमें प्रॉपर्टी लिखनी है कि एक्स की क्या प्रॉपर्टी है। तो हमें एक्स को लिख देते हैं कि एक्स जो है नेचुरल नंबर है। अब आप बोलेंगे कि सर नेचुरल नंबर तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, ये तो 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो नेचुरल नंबर है, साथ में एक कंडीशन और लगा देंगे, एंड एक्स की जो वैल्यू है वो 3 से 10 के बीच में है, ये लिख सकते हैं और ब्रैकेट बंद कर देंगे। दो कंडीशन यहाँ पे लगा दी कि x एक नेचुरल नंबर भी है और x की जो वैल्यू है वो 3 से 10 के बीच में है। अब नेचुरल नंबर है तो 3 से 10 के बीच में, यानी कि 3 और 10 नहीं है, क्योंकि मैंने इक्वल साइन नहीं लगाया। आप चाहो तो इसको 4 इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो 10। ठीक है, तो ये सॉरी 10 नहीं आएगा, 9 आएगा, 9 तक है ना, 4 से 9 तक, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो कंडीशन आप कुछ भी लगा सकते हो, बस
आउटपुट उसका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएशन बहुत होता है ना। 3 to 10 के बीच में लिख दो, या इक्वल टू लगाओगे तो 4 to 9 के बीच में लिख दो, चॉइस आपकी है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप देखो, जब आप दोनों कंडीशन को एक साथ इम्प्लीमेंट करोगे, एक्स एक नेचुरल नंबर, तो आपके दिमाग में आएगा कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक की बात हो रही है। लेकिन साथ में आपको ये भी दिया है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 3 से 10 के बीच में है। तो आपको समझ में आएगा कि ओ 3 से 10 तक की ही बात कर रहे हैं। ओके, 3 से 10 के बीच की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइस 42। इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे एक्स लिख लो, वाई लिख लो, कुछ भी लिख लो, सेमीकोलन एक्स। अब यहाँ पे एक्स क्या लिखेंगे कि नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। बस इतना लिख देंगे। यही प्रॉपर्टी है इसकी कि भाई वो सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखने हैं। एक्स वो सारे नेचुरल नंबर है जो 42 को डिवाइड करेगा। तो 42 को डिवाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इजी है। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये तो अभी हम पहले ही देख चुके हैं, तो हम सी को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको चलो वाई लिख देते हैं। तो वाई जो है अब हमारा क्या हो जाएगा, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको कि बाई जो है वॉवल्स हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने मेंशन कर दी उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की, वाई क्या है, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब आपके दिमाग में यही आएगा कि वॉवल्स क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ओके ओके, तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं। एक एग्जाम्पल और भी है, एग्जाम्पल तो और भी बहुत सारे लिए हैं मैंने कि जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अब तो भाई पूरा सीधा ही पूछ लिया, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो ये तो बहुत इजी है, इसमें तो सिंपली हम लिखेंगे डी, इसको हम जेड लिख देते हैं, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। तो जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर हो गया, तो ये लिखा गया सिंपल वाला कि जेड क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। आप इसको और अच्छे इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि जेड इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, नहीं तो लिख दो सिंपल कि जेड जो है ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको समझ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन लिखना है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में, नॉट सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, थोड़ा ये पेन डिस्टर्ब कर रहा है, माइनस एक्स और माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2, और फिर यहाँ पे माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 आएगा, तो प्लस 1 को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, जो बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से दो पेयर बन जाएंगे, x माइनस 2 और x प्लस 1, क्योंकि यहाँ से हम x माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 को अगर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1, जो कि इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई, x माइनस 1
सॉरी x-2 और x+1 जो कि इक्वल हैं 0 के। ओके, तो अब यहाँ से ओके 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 थोड़ा मिस्टेक हो गया है इसमें। क्वेश्चन हाँ थोड़ी सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मैंने गलत समझ लिया क्वेश्चन को। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको माइनस समझ रहा हूँ, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे x² + 2x -x-2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ऐसा हो जाएगा। मैंने इसको एक्चुअली क्या है माइनस समझा, तो इसीलिए मैंने -2x लिखा था। ओके, तो अभी x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x+2, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x+2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे x+2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x - 1 = 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी। जब हम इसको इंडिविजुअली ज़ीरो करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, एक तो 1 आएगी और एक -2 आएगी। ठीक है, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई हैं, और अब हमें से उस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको a से डिनोट कर देंगे और लिख देंगे रोस्टर फॉर्म में कैसे, -2 और 1, यही दो वैल्यू हैं, तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया, तो इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, हमें x की दो वैल्यू मिली, उन दोनों वैल्यू को हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, इन्होंने कहा है राइट द सेट, ये रोस्टर, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ सेट है। ठीक है, जहाँ पे बता रहे हैं कि x है और x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और x² < 40 है, और इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो दो कंडीशन है कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारे माइंड में सीधा आएगा कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन हमारे को क्या बता रही है, दूसरी कंडीशन कह रही है कि x² की जो वैल्यू है वो < है 40 के। ठीक है, अब यहाँ से x² की वैल्यू < है 40, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी √40। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी +6.32 ये आएगी। ठीक है, √40 की ये वैल्यू हो जाएगी। अब बात ये आती है कि x की दो वैल्यू है, यानी कि x की आप रेंज चाहो तो बना सकते हो कि x की जो वैल्यू है वो -6.32 से +6.32 तक जाएगी, ये आप बना सकते हो चाहो तो। लेकिन इस रेंज का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है माइनस वाला, ये तो वैसे भी नहीं आना है, क्योंकि पहली कंडीशन ही इसको रिजेक्ट कर रही है कि पॉजिटिव है। डैट मीन्स 1 से शुरू होने वाला है, तो 1 से लेकर के तो x की ये वैल्यू हमारी काम की है < 6.32। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस सेट को मैं b नाम दे देता हूँ। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा ये सेट बन जाएगा। 7 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 6.32 से x की वैल्यू कम है, और चूंकि इंटीजर की बात की है तो और कुछ आएगा नहीं, केवल इंटीजर ही आएंगे 1 to 6। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से जब भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया जाएगा तो हम उसको रोस्टर में बदल सकते हैं, और रोस्टर दिया है तो उसको हम सेट बिल्डर में बदल सकते हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम इसको सेट बिल्डर में बदलना चाहें तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू <7 है, या फिर x की वैल्यू = 6 है, अप टू = 6 है, सिंपल हो जाएगा। बट यहाँ पे इन्होंने दूसरी कंडीशन दे दी, तो कंडीशंस के बेसिस पे ही हम सेट बिल्डर को लिखते हैं, और कंडीशंस एक क्वेश्चन की कई हो सकती हैं। जैसे अगर हम इसका रिवर्स करें
तो इसकी कंडीशन अलग हो जाएगी। रिवर्स में क्या कंडीशन होने वाली है कि नेचुरल नंबर हमें दिख रहा है, हम नहीं लिखेंगे कि इंटीजर है, हम लिख देंगे नेचुरल नंबर है और x की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं कि लेस देन और इक्वल 6 है ना। तब भी हमारी यही बात आ जाएगी और जो हमें कंडीशन दी है उससे भी हमारा यही रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट सेम आएगा और रिजल्ट सेम आना चाहिए। कंडीशन तो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज होती रहती है, बदलती रहती है विद टाइम और विद पर्सन टू पर्सन, ठीक है, लेकिन रिजल्ट सेम रहता है। इसीलिए वो अच्छा फॉर्म है कि आपके दिमाग में जो भी उस समय बत्ती जल गई उसके हिसाब से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सारे आंसर सेम होंगे, बस रिजल्ट सेम आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, सेट ए दिया हुआ है जिसको हमें अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, सेट जब भी आप लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या है। जैसे ये नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन इनमें सीक्वेंस क्या, आप लिखोगे कैसे, सीक्वेंस ढूंढना एक ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर है तो कंडीशन क्या लगाएंगे। अब जैसे ये 1 के बाद सीधा 4 आ रहा है, 4 के बाद सीधा 9 आ रहा है, 9 के बाद सीधा 16 और 16 के बाद 25, तो क्या कंडीशन लिखोगे। हमने लिख दिया कि एक्स नेचुरल नंबर है, उसके आगे क्या, उसके आगे भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। ओके, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे जो मेरे को सिमिलरिटी दिख रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी शायद दिख रही होगी या फिर आप ध्यान नहीं दे रहा है। इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड सो ऑन अप टू जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, ठीक है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बहुत दूर तक जाने दो। अब ये बन गए नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएगा, ये उनका स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में सिंपली ऐसे लिख देंगे कि x है, ठीक है, सेमी कॉलन एक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि x इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है, हमने ये तो लिख दिया x इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, लेकिन n को तो डिफाइन करना पड़ेगा, तो n हम लिख देंगे बिलोंग्स टू n। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कॉमा लगा के कि n जो है एक नेचुरल नंबर है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और मैंने लिख दिया कि n जो है बिलोंग्स कर रहा है n से, यानी कि स्मॉल n बिलोंग कर रहा है n से, यानी कि जो n स्मॉल n है वो मेंबर है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसका मेंबर है, यानी कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, क्योंकि हर एक वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करती है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो n इज़ अ नेचुरल नंबर, और मैंने लिख दिया कि n स्मॉल n बिलोंग्स टू n, ओके। तो इस तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, और ये तरीका ज़्यादा बेस्ट होता है और ज़्यादा मैथमेटिकली है कि आप लिखो कि जो स्मॉल n है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल N से, यानी कि जो स्मॉल n है ये मेंबर है कैपिटल N का। तो मेंबर है तो चूँकि हमने नंबर से नहीं, एक पर्टिकुलर इंडिकेशन से दिखाया है, पर्टिकुलर एक वेरिएबल से दिखाया है, n यहाँ पे वेरिएबल टाइप का है, इसको आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, 1 दे दो तो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, आप इसको 5 दे दो तब भी ये n से ही बिलोंग करेगा, 10 दे दो तब भी n से बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। तो आगे का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब आप देखिए कि इसमें भी एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमें पता करना पड़ेगा, इसको हम सेट ए कह देते हैं। तो सीक्वेंस क्या है, ऊपर 1 2 3 4 5 है, नीचे उससे एक ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 आ रहा है, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 4 आ रहा है ना। 3 के साथ 4 आ रहा है, 4 के साथ 5 आ रहा है, 5 के साथ 6 आ रहा है, तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x सेमी कॉलन x, यहाँ पे क्या है, हम इसको लिख सकते हैं सिंपली n इंटू n+1। अगेन वही चीज़ कि n क्या है, तो n तो नेचुरल नंबर है, लेकिन तो n क्या है,
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन अभी अगर हमने केवल इतना छोड़ दिया तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है। इसमें हमारे चार या मतलब सॉरी इसमें पांच ही एलिमेंट्स हैं। तो अब हम क्या करें? तो हमें एक कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी, और वो कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो n है, ठीक है, n जो है वो इन बिटवीन है इक्वल और बिटवीन है 5 के। मैंने 5 क्यों लिखा? 6 लिखना चाहिए था क्या? नहीं, 5 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि n हमने ऊपर दिया है तो 5 है लास्ट, और n+1 6 हो जाएगा, तो 5/6 आ जाएगा। जब हम n की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये हमारा 5/6 आ जाएगा। ओके, और जब 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। हमने लिखा x की प्रॉपर्टी लिख दी n/n/1। n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, और n की जो वैल्यू है वो बिटवीन होगी 1 मतलब बिटवीन और इक्वल टू होगी 1 to 5। तो अगर आप इन दोनों कंडीशनों को एक साथ इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा, और इसीलिए ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, अभी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 आ गया है। ओके, अब ये हमसे क्या कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन अ रोस्टर फॉर्म, यानी कि ये हमारे सारे सेट रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं और ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में हैं। तो हमें इनको मैच करना है कि कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। ओके, तो ईजी है। हम क्या करेंगे, जो सेट बिल्डर वाले हैं इनको हम नॉर्मलाइज रोस्टर फॉर्म में बना लेंगे, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। इन्होंने क्या बोला है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि 1 से इन्फिनिटी तक की बात हो रही है, लेकिन डिवाइज़र है 18 का। ओके, यानी कि वो सारे नंबर हैं जो 18 को डिवाइड करते हैं। तो 18 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी 18 को डिवाइड कर देगा, 6 भी 18 को डिवाइड कर देगा, और 9 भी 18 को डिवाइड कर देगा, और 18 तो 18 को कर ही देगा। तो ये हमारा एक सेट आ गया। तो ये किससे मैच कर रहा है? ये देखो, थर्ड वाले से मैच कर रहा है। तो थर्ड का मैचिंग क्या हो गया? ए हो गया। ओके, अभी दूसरा है कि x एक इंटीजर है। ओके, और x स्क्वायर -9 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-3, यानी कि x की दो वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से, +-3। ठीक है, +-3 हमें दो वैल्यू मिल गई x की। तो x यहाँ पे हमारा सेट क्या बन जाएगा? -3 एंड +3, क्योंकि भाई इक्वल का साइन तो है नहीं, सॉरी ग्रेटर देन का साइन तो है नहीं कि इन बिटवीन आए। साइन इक्वल का दिया है कि x² -9 इक्वल टू 0, तो x की दो ही वैल्यू आएंगी, x इक्वल टू +3 और -3। तो हमने लिख दिया दोनों वैल्यू। तो ये फोर्थ वाले में मिल रहा है, यानी कि फोर्थ का क्या हो जाएगा? v। अब हमारे पास दो बच गए हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? x+1 इक्वल टू 0। तो जब 1 को हम इस साइड से इस साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 0 मिलेगी। ठीक है, 0 मिलेगी। तो ये सेट क्या हो जाएगा? ऐसे 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 है। तो ये हमारा सेकंड से मैच कर जाएगा, सेकंड सी से मैच कर रहा है, और ये है हमारा लास्ट प्रिंसिपल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सेट में? P R, उसके बाद I, उसके बाद N, उसके बाद C, उसके बाद फिर I। नहीं, दोबारा I नहीं लिखेंगे, क्योंकि I ऑलरेडी आ चुका है। P लिखेंगे? नहीं, P भी आ चुका है तो P भी नहीं लिखेंगे। A नहीं आया तो A लिखेंगे, और L लिख देंगे लास्ट, और ये हम क्लोज कर देंगे। तो PRINCAL, तो ये वाला इससे मैच कर रहा है, तो इसका आंसर D हो जाएगा। ठीक है, तो पहला D से मैच कर रहा है, दूसरा C से मैच कर रहा है, तीसरा A से मैच कर रहा है, और चौथा B से मैच कर रहा है।
तो कभी भी इस तरीके की मैचिंग हो तो जो सेट बिल्डर फॉर्म वाली चीज़ें हैं वो आपको रोस्टर फॉर्म में बदल लेना है और फिर मैचिंग अपने आप ही हो जाएगी। ओके, तो देखो मैं दोस्तों आपको इस सारे एनालिसिस का जो हमने डिस्कस किया है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं तो पीपीटी फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा विथ सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, विथ सॉल्यूशन। यहाँ पे तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ हटाता हूँ, लेकिन आपको विथ सॉल्यूशन इसको मिलेगा। साथ में ये मेरी मेल आईडी है mathmaster1112@gmail.com। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछना चाहते हो तो आप मेल कीजिए, आपको मेल का रिप्लाई मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम कल डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये चूँकि पहला टॉपिक था और बड़ा भी है, अगर हम इसको लंबा करेंगे तो ये करीब 1.5 घंटे तक जाएगा, इसलिए मैंने 50 मिनट का मैंने टारगेट रखा है कि ज़्यादातर मेरे लेक्चर 50 मिनट से 1 घंटे के होंगे, तो आप डेली बेसिस पे सुन सकते हैं। मेरा टारगेट ये रहने वाला है, मेरी स्ट्रेटजी ये रहने वाली है कि जो भी एक्सरसाइज होती है जैसे 1.1 है तो एक ही वीडियो में उसके पहले के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज दोनों कराए जाएँ। अगर कोई टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है तो पहले उसके कॉन्सेप्ट देन उसकी एक्सरसाइज, तो ये सीक्वेंस रहने वाला है। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। आप वहाँ से देखिए, समझिए। कोई डाउट होता है तो इस पे मेल कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने और भी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे वो भी मैथ को बहुत अच्छे से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।